हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 10th क्लास का लोकतांत्रिक राजनीति का जाति, धर्म और लैंगिक मसले वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। ठीक है, साथ में बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, लैंगिक मसले और राजनीति। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहीं की प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। ठीक है, यानी कि देखिए जो लैंगिक असमानता है ना, वो उसका जो मेन आधार है उसकी बनावट नहीं है बल्कि जो लोगों ने जो अपनी उनकी रूढ़िवादी सोच है, ठीक है, और जो उनकी काम की जो भूमिकाएं हैं उनके द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है, हम बात करते हैं निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे काम को करना औरतों के जिम्मे है। पर जब सिलाई कटाई से लेके इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। देखिए लड़के और लड़कियों का जो पालन पोषण है, ठीक है, उनको इसी तरीके से तैयार किया जाता है कि लड़कियों को यही बोला जाता है कि तुम्हारा काम सिर्फ घर का काम करना है और लड़कों का काम बाहर के काम की जिम्मेदारी लेना है। ठीक है, जैसे लड़कियां देखिए खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना, सारे काम ये लड़कियों के जिम्मे होते हैं। और जो मैन होते हैं, ठीक है, जो मर्द होते हैं, जो वो लोग क्या करते हैं, घर के बाहर का काम करते हैं। लेकिन जब यही घर के काम के उन्हें बाहर पैसे मिलते हैं तो उस काम को बड़ी खुशी से वो करते हैं। ठीक है, अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती हों ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी का काम कर रही है और मध्य वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता है। देखिए आपने देखा होगा कि जी आजकल का जो माहौल है थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं वो घर के बाहर भी काम करने के लिए जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो महिलाएं घर का काम करती हैं उनके काम करने को, चाहे घर में दिन रात मेहनत कर रही हैं, दिन रात काम करें, लेकिन उनके काम को उन्हें कोई भी श्रेय नहीं मिलता। ठीक है, श्रम के इस विभाजन का नतीजा यह हुआ है कि औरत तो घर की चार दीवारी में सिमट के रह गई है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन का में, खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। देखिए पहले क्या था, कुछ उसमें पहले जो वोट देने का जो अधिकार था सिर्फ पुरुषों को ही मिलता था, ठीक है, और सब जगह चुनाव लड़ने के लिए भी जो महिलाएं थी उनको इस चीज़ की अनुमति नहीं थी कि वो चुनाव लड़ सके। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं के जो मुद्दे थे वो भी उभरने लगे और कुछ देशों ने महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान कर दिया। ठीक है, अगर हम अपने ही देश की बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिल गया था। जो वोट डालने का जो अधिकार है ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने
और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। देखिए, नारीवादी आंदोलन का मतलब क्या है कि औरतों ने जब अपने लिए यानी कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में जो उन्होंने अपनी बराबरी की जो मांग उठाई थी, उसको कौन सा नाम दिया गया? उसको नारीवादी आंदोलन। ठीक है। लैंगिक विभाजन की राजनीति, अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीति गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशेवर में बहुत सी औरतों को पाते हैं। पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। ठीक है। देखिए, आज आप जो देखें कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यानी कि जो आज महिलाएं हैं वो आज कुछ भी बन सकती है, कुछ भी काम वो कर सकती है, लेकिन पहले महिलाओं को इन काम के लायक नहीं माना जाता था। ठीक है। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। देखिए, ये जो परसेंटेज दे रखी है ना, ये 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। देखिए, आपने देखा हो कि अपने आसपास देखा हो कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो लड़की की जगह लड़के पे अपना पैसा ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो लड़का है लड़का उनका आगे भविष्य में चल के उनकी देखभाल करेगा। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की और लड़कों दोनों पे ही उनकी पढ़ाई पे, उनकी परवरिश पे बराबर का खर्च करना चाहिए। ठीक है। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष मजदूर की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं, पर उनको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल, काम के हर क्षेत्र में यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। ये देखा जाता है कि देखिए, जब ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ में जो भेदभाव है वो किया जाता है। महिलाओं को कम सैलरी मिलती है और जो पुरुष होते हैं उनको सैलरी ज़्यादा मिलती है। ठीक है। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़की की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले खत्म कर देने के तरीके इस मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है। साथ लगा नक्शा बता दें, कई जगहों पर यह अनुपात गिर गया 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं को उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हम रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। देखिए, आप ये देख सकते हैं कि देखिए जो कंट्रीज है वहाँ पे जो महिलाओं की जो सांसदों की संख्या है वो कितनी है। देखो, अगर हम बात करें नॉर्डिक देशों में तो वहाँ पे 42.3% है। अमेरिका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में 29.5% है। यूरोप में 26.4, सहारा मरुस्थल और दक्षिणवर्ती देश में ये 23.7 है। एशिया में 19.8, पैसिफिक 18.6 और अरब मुल्क में 15.6 और भारत में जो महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 11.8% है। ठीक है। तो यानी कि देखिए, भारत में जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, जो सांसद है वो बहुत कम है। ठीक है। हम बात करते हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। देखिए, जो राजनीति में महिलाओं के साथ असमानता होती है उसका एक यही तरीका ये कि जब
जब चुनाव हो, ठीक है, तो यानी कि जो प्रतिनिधि हैं उनमें जो महिलाओं की जो हिस्सेदारी उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधि का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही 14.3% तक पहुंच सकी है। राज्य की विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में से काफी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों, नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। देखिए, जो हमारी जो तीसरे स्तर की सरकार है, जिसको भी स्थानीय स्तर की सरकार कहते हैं, उसमें जिसमें आपके की पंचायतें आती है, नगर पालिकाएं आती हैं, ठीक है, तो उसमें महिलाओं के लिए 1/3 जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, ठीक है। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर कई दशकों से वह लंबित था। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया गया, जिसमें लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें उनका आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मामला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? हम बात करते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। आइए अब एक कदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। जरा इन बातों पर गौर करें। गांधी जी कहा करते कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि जो महात्मा गांधी थे उनका यही मानना था कि जो धर्म है, धर्म को हम राजनीति से कभी भी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अपने देश में मानवाधिकार समूहों ने मांग की है कि सरकार को सांप्रदायिक दंगों को रोकने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना चाहिए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उन्हें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हों, उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए, और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। हम बात करते हैं सांप्रदायिकता। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि समस्या कहाँ से शुरू होगी, जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है, ठीक है। देखिए, मेन समस्या तब आती है किसी भी चीज को लेकर जब लोग ये कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ और तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ नहीं है, यानी कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म की बातों का विरोध करना, ठीक है।
इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होते ही उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हों, यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है। सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीति इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। हम बात करें धर्मनिरपेक्ष शासन। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में पिछले साल पढ़ चुके हैं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा है उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। देखिए, जो हमारे संविधान है, ठीक है, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शासन यानी कि जो हमारा राज्य वो किसी भी धर्म को विशेष रूप से स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, यानी कि हमारे संविधान के अनुसार जो सभी धर्म है वो एक समान हैं और सभी धर्मों को समान आदर मिलता है। ठीक है, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। ठीक है, यानी कि जो संविधान है वह लोगों को और समुदायों को सबको अपने धर्म का पालन करना और अपने धर्म का प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। ठीक है, यानी कि हमारा संविधान कहता है कि आप किसी के भी साथ में, ठीक है, उसके धर्म के आधार पर उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा पर नहीं है, यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। ठीक है, यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता किसी एक व्यक्ति या पार्टी की विचारधारा नहीं है, बल्कि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान की बुनियाद ही धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनिक जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित
गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है। जाति और राजनीति। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है तो दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। हम बात करते हैं जातिगत असमानताएं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन से भारतीय समाज में देखने को मिलता है। देखिए, अगर हम बात करें कि लिंग और धर्म पर जो विभाजन है वो तो दुनिया भर में है, लेकिन जाति पे आधारित जो विभाजन है वो सिर्फ हमारे भारत में ही है। ठीक है, सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूह में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है और न महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। ये कार्नेगी, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्तरां में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूह को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूह को दबाकर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और शिक्षा पकड़ती, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध है। अब हम बात करते हैं राजनीति में जाति। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता, जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है। यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम व्यस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता था।
राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है। जरा इन चीजों पर गौर कीजिए। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो, तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक उम्मीदवार नहीं होता। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों समुदायों की राजनीति पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव वह राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जातीय समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। अब हम बात करते हैं जाति के अंदर राजनीति। अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका यह मतलब नहीं कि जाति और राजनीति के बीच एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इसी तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो सकती है। यह चीज़ अनेक रूप लेती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उनके साथ लाने की कोशिश करती है। चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों को या समुदायों को साथ लाने की कोशिश करती है, और इस तरह उनके बीच संवाद और मूल तोड़ होता है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है, और इस तरह से यही चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध करने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसे कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। देखिए, ये चैप्टर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने समझा कि किस तरीके से हमारे देश में जो असमानता, चाहे वो लैंगिक असमानता हो, ठीक है, या धर्म के आधार पर असमानता हो, या राजनीति में जाति में राजनीति किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करती है, सबके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे दूसरी वीडियो जब अपलोड हो तो आपको मिल जाए। ठीक है, और आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।